नमस्कार, स्वागत है आपका नाती विशेष में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की, जो कि आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। दोनों धड़ों के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने झीरम मामले में कहा कि चुनाव से पहले ही ये हमारे लिए मुद्दा था, क्योंकि हमने इस हमले में अपने नेताओं को खोया है। इसके साथ ही उन्होंने नान घोटाले और मंतूराम कांड को लेकर भी खुलकर अपनी सरकार की तारीफ की है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। सबसे पहले सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, राफेल का मामला बहुत बड़ा है और अभी तक की दुनिया के सबसे बड़े घोटाले के रूप में सामने आ रहा है और नरेंद्र मोदी जी उसके जवाब से बच रहे हैं। जो सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे नहीं रहा है और आज राहुल जी एक एक तथ्य सामने लाते जा रहे हैं। सीबीआई का जो मामला है, ये 2012 में रमन सिंह की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। उसका छत्तीसगढ़ के गजट में आपने नोटिफाई किया था। जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई ये तो 2012 से ही इसमें प्रतिबंध लगा दिया है, इसको भारत के गजट नोटिफिकेशन भी नोटिफाई होना चाहिए। तो प्रतिबंध हमने नहीं, उसी के सहयोगी साथी ने लगाया है और आरोप हम पे मर रहा है। तो पहले तथ्य जान तो लें। प्रधानमंत्री हैं, आपको बिना तथ्य जाने बात नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता। अंतरगढ़ में प्रजातंत्र का चीरहरण हुआ है। आपके पास सरकार है, आपके पास पैसा है, तो आप प्रत्याशी खरीद लेंगे, चाहे अंतरगढ़ हो चाहे नान हो। नान में आप 2014 आप कार्रवाई करते हैं, 2012 का फाइल आप जमा करते हैं, उस डायरी में जितने नाम हैं उससे पूछताछ भी नहीं करते। अब तो पता चला सीएम सर भी है, सीएम सर का पन्ना भरा पड़ा हुआ है, हर महीने हर पखवाड़े उनको पैसा जा रहा है। सीएम सर कौन है, आखिर पता करना पड़ेगा सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, वो तो पता करना पड़ेगा ना। देखिए, हम लोग जो आरोप लगाते थे झीरम में, ये राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। और नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव के पहले आए थे 2014 के पहले, तब उन्होंने कहा 15 दिन में अपराधी जेल के पीछे होंगे, जेल के अंदर होंगे। आज पूरा 5 साल बीत गया और जब एनआईए ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उसमें कुछ आया नहीं और उसमें भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई 90 गवाह थे, उसमें हम लोग 30 लोगों से पूछ नहीं पाए हैं, जानकारी नहीं ले पाए हैं। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत लोगों से पूछताछ करनी बाकी है। तब आखिर किसके दबाव में एनआईए ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया? और जब हम कह रहे हैं कि हम जांच करना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे हैं? तो इससे और जब रोक रहे हैं, आज ही चिट्ठी मिली है, उससे तो हम लोगों जो शंका है वो और पुष्ट होती है कि इसमें जरूर गड़बड़ है। तभी चलिए, हमारे साथ अभिषेक झा, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आपने स्पेशल बात की थी जो सीएम भूपेश बघेल से। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बेबाक बोले और तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही राज्य की सरकार की जो योजना है उनकी तारीफ भी की है जो वर्तमान में है। क्या कुछ विशेष बातचीत हुई है आपसे? जो अहम बात है कि भूपेश बघेल जी ने सीधे सीधे ये जो बातें कही है और उनका सीधा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर है। उन्होंने जो 2-3 गंभीर बातें कही, उसमें उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए छत्तीसगढ़ परिवार नहीं था, बल्कि जो उनका परिवार था, उनके परिवार के जो लोग थे, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, उनकी साला, उनकी साली, उनकी समधी, उनके दामाद, वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ मानते थे। ये गंभीर आरोप है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एसआईटी गठित हुई है अभी इस नई सरकार में, उन तमाम जांच के घेरे में कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नजर आते हैं। आज ही की बात आपको करूं, कुछ देर पहले की ब्रेकिंग है। राजेश मूणत जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया अंतरगढ़ मामले में, कुछ देर पहले ही उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका थी वो कोर्ट में खारिज कर हो गई। तो हम देख रहे हैं कि जो पुराने जितने मामले थे, जिन मामलों को कांग्रेस उठाती रही थी, जिन मामलों पर वो सरकार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े करती थी, उन मामलों को लेकर कांग्रेस बहुत तेजी के साथ पिछली सरकार को घेरने की स्थिति में नजर आती है। और ये एसआईटीज भी कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह, राजेश मूणत, अजीत जोगी, अमित जोगी,
पुनीत गुप्ता, ये बड़े नाम रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिनकी चर्चा हम लगातार करते हैं, उनको घेरने की स्थिति यहाँ से नजर आती है। सवाल ये भी उठता है कि अगर इन बड़े मामलों में इन बड़े नामों की भूमिका थी और इन जांच से ऐसा कुछ निकल कर आएगा तो वाकई छत्तीसगढ़ की राजनीति का भविष्य क्या होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष चयन के लिए भी डॉक्टर रमन सिंह पुरजोर मेहनत कर रहे थे, बृजमोहन अग्रवाल लाइन में थे, जानकीराम कंवर ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, मगर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आला कमान ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसने धर्मलाल कौशिक को आगे किया। अब हम देखते हैं कि धर्मलाल कौशिक उसके बाद कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच पर रोक लगनी चाहिए, एसआईटी जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो यहाँ पर जो टकराव बन रहा है वो सीधे सीधे सरकार और बीजेपी के बीच बनता हुआ दिख रहा है। और तमाम एसआईटीज के बाद जो खुद मुख्यमंत्री हमारे साथ इंटरव्यू में जिन बातों को बहुत गंभीरता से उन्होंने रखा है वो काफी गंभीर सब्जेक्ट है, और अगर उस पर जांच होगी तो प्रदेश में राजनीतिक रस्साकसी का दौर जो है वो और तेजी से हमें उलझता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोनों ही पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपस में हमें उलझता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नान घोटाले की बात करते हैं, नान घोटाले में जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो लगातार सवाल उठाती थी कि ये सीएम मैडम कौन है। भूपेश बघेल जी ने हमारे इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि अब तो सीएम मैडम छोड़िए, हमें तो सीएम सर की कई सारे पन्ने मिले हैं, हर पखवाड़े उन्हें पैसा भेजा जाता था। अब ये पता करना होगा कि ये सीएम सर कौन है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो जांच हो रही है एसआईटी जिन पर बनी हुई, चाहे नान की बात करें हम, चाहे झीरम की बात करें, चाहे अंतागढ़ टेप कांड की बात करें, मुकेश गुप्ता के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो, एफआईआर की कार्रवाई हो, अजीत जोगी, अमित जोगी, पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार, राजेश मूणत, इनके खिलाफ एफआईआर की बात हो, उसके बाद एसआईटी की एक एग्रेसिव कार्रवाई, उसके बाद कल ही बयान आया जो अंतागढ़ के एकमात्र प्रत्याशी थे भोजराज नाथ के खिलाफ, रूपधर कोड़ो, उनका एक बयान आया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जो निज सचिव थे ओपी गुप्ता, वो उन्होंने उनसे कहा था कि आप नाम वापसी ले लो, आप अंतिम कैंडिडेट हो हमारे अगेंस्ट में, आप नाम वापसी ले लो। उसके बदले में प्रलोभन की पेशकश हुई। तो उसके अलावा धमकी दी गई कि अगर आप नाम वापस नहीं लेंगे तो आपके खिलाफ झूठा प्रकरण तैयार किया जाएगा। नौकरशाही हावी होने की बात भूपेश बघेल ने कही है कि पिछली सरकार में सुपर सीएम के रूप में अमन सिंह काम करते थे और मुकेश गुप्ता इस पूरी चीजों को नियंत्रित करते थे साथ में। ये तमाम जो चीजें हैं इससे छत्तीसगढ़ के पिछले 15 साल की वो कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के खुद अब जनता के बीच भी ये बात उठ रही है कि क्या वाकई यही स्थिति प्रदेश में थी, और ये राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का बड़ा विषय है। तो कह सकते हैं कि जो पूरे मामले हैं और जो खास इंटरव्यू हमारे भूपेश बघेल जी का हुआ है, ये सारे सवाल प्रदेश के सामने में गंभीर सवाल है। सचिन जी, अभिषेक जी, अगर बात की जाए तो हाल ही में अभी एक फैसला जो आया है कि चरण पादुका योजना जो कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने चलाई थी और अब उस पर अंकुश लगा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए, पिछली सरकार के कई योजनाओं को सरकार ने बदला है, नाम बदला है, कई योजनाओं को बंद किया जा रहा है। हम चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, चरण पादुका योजना मूल रूप से वनवासियों को चरण पादुका देने की थी, लेकिन वर्तमान सरकार का कहना है कि इस योजना में भ्रष्टाचार चरम पर हो रहा था। उसके बदले में राशि सीधे उनके अकाउंट में दी जाएगी कि उन्हें किस तरीके की चरण पादुका पहननी है, कौन सा चप्पल, कौन सा जूता उनको यूज करना है, इसको वो खुद तय करे। योजना अब नहीं बंद की जा रही है, बल्कि जो खरीदी होती थी, क्योंकि उनका कहना एक तरीके से मान सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये एलिगेशन है एक प्रकार से कि पिछली सरकार के समय में जो चरण पादुका का वितरण हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं गंभीर परिस्थितियां देखने को मिली है, और शायद यही वजह है कि अकाउंट ट्रांसफर में सीधे जो राशि जो है वो सीधे हितग्राहियों के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात हो रही है। ये एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम देखेंगे कई सारी योजनाओं का नाम बदला गया जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर थे। खास बात ये भी है कि वो पुण्यतिथि के दिन बदला गया। तो एक एग्रेशन जो हमें दिख रहा है, टकराव, भले ही बदलावपुर की बात हो रही है, लेकिन पिछली सरकार के कामकाज से नई सरकार को कुछ नजर नहीं आ रही है। अभिषेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। महेंद्र शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। महेंद्र जी, बात की जाए तो बदलापुर की राजनीति की बात सामने आ रही है। इसको लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सीएम भूपेश बघेल भी एक्टिव दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस जो अभी हाल ही में योजना का नाम बदला गया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये सवाल आप लोगों का है कि बदलापुर की बात है। बदलापुर क्या होता है? बदले की भावना से होता है। यदि आपने कोई कृत्य किया हो तो बदले की बात हो रही है। हम लोग तो जांच की बात कर रहे हैं जी, तो इसमें बदले की बात कहाँ से आ गई? यदि बदलापुर की बात पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कोई कृत्य किया होगा जिसका उनको अब एहसास हो रहा है कि यह बदला लिया जा रहा है। तो उनसे पहले ये सवाल करना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम आपने किया जिसका आपको लग रहा है कि ये बदलापुर की बात हो रही है। सवाल ये है
कि आज यदि किसी विषय पर कोई जांच हो रही है तो जांच में तो उनको सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने के बजाय ये कह रहे हैं कि बदलापुर की राजनीति हो रही है, तो ये औचित्यहीन बात है। यदि बदलापुर की राजनीति होते रहती तो ये कोई आपने अपराध किया होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बदला लिया जा रहा है। बदला क्या होता है, ये सवाल बड़ा है और ये पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बात बतानी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं जी, न्यायालय अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, हर विभाग अपना काम कर रहा है। यदि उस पर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको जनता के बीच में आनी चाहिए। आपके 2.5 करोड़ जनता की खून पसीने के पैसे की जो बर्बादी जिस तरीके से हुई है उसकी जांच यदि कोई विषय को लेकर हो रही तो इससे घबराने की और हड़बड़ाहट करने की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता क्या है? जी महेंद्र जी, अनादि टीवी से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने राफेल मुद्दे पर को लेकर भी बयानबाजी किया और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जी निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होते ही हैं, सवाल तो खड़े होते ही है ना कि यदि आप किसी विषय को लेकर सामने आ रहे हैं और उसमें कोई बात आ रही है तो सरकार पर सवाल उठेंगे। जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले आप इसी चैनल पर बात कर रहे थे कि चरण पादुका जो है वो बंद कर दी गई है, तो चरण पादुका जो बांटी जा रही थी उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, आदिवासियों का शोषण हुआ है, आदिवासियों के पैसे को काट कर और उसमें जो है उनका त्योहार मनाया जा रहा था। तो त्योहार मनाने के लिए आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए कौन लड़ेगा? आप वर्तमान मुख्यमंत्री यदि लड़ रहे हैं तो इनको इतनी घबराहट क्यों हो रही है जी? इनको तो सामने आकर कहना चाहिए बहुत अच्छा हो रहा है। महेंद्र जी, रमन सिंह जो कहते थे छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, लेकिन सीएम भूपेश ने अनादि टीवी से खास बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि रमन सिंह कहते थे लेकिन असल में ऐसा है नहीं है, बल्कि उनका परिवार, उनके दामाद, उनके और अन्य लोगों को लेकर भी निशाना साधा है। निश्चित रूप से यदि उनका परिवार होता तो प्रदेश की जनता को एहसास हो जाता। परिवार क्या है, उनके दामाद जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के डीन थे, उनके जो है तम्बी जो है आयुष कॉलेज के वाइस चांसलर थे, उनकी पत्नी जो है वो, उनके बेटे जो हैं वो लोकसभा में सदस्य थे, उनकी बेटी जो है सरकारी डॉक्टर थी। पूरा कुनबा तो इस सरकार का शोषण कर रहा था। तो इसलिए यदि कोई आरोप लग रहा है तो घबराने की क्या जरूरत है? आरोप तो सच है, आरोप तो सच्चाई है, उसमें क्या दिक्कत है? जी वहीं एक बात समझ से परे है जो सीएम भूपेश जी ने कहा है कि सीएम मैडम पहले था, अब सीएम सर के भी पन्ने मिल रहे हैं, तो किस चीज का ये पन्ने है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 12 फरवरी 2015 को एक इतना बड़ा घोटाला हुआ था जिसको नागरिक आपूर्ति निगम का घोटाला कहते थे, जिसको नान विभाग कहा जाता था। उसमें सीएम मैडम का नाम, जो लाल डायरी पकड़ाई थी उसमें सीएम मैडम का भी नाम था, ऐश्वर्या रेसिडेंसी का भी नाम था, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सभी सदस्यों का नाम था, उनकी साली का नाम था जो ऐश्वर्या रेसिडेंसी में रहती है। तो उसकी जांच चल रही है। यदि उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो जांच के दायरे में यदि कोई बात आ रही तो जांच तो होगी। चलिए महेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। केदार गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। केदार जी, तमाम मुद्दों को लेकर आपकी पूर्व की सरकार पर और पूर्व सीएम पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? किस पर? तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे नान घोटाला हो, चाहे कुछ भी चीज हो, उसको लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं आपकी सरकार पर। वहीं एक शब्द का उपयोग किया है सीएम भूपेश बघेल ने, उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम यानी कि डॉक्टर रमन सिंह क्या करते थे कि छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, लेकिन उनका परिवार नहीं था क्योंकि उनके परिवार के लोग ही भ्रष्टाचार में शामिल है, ऐसा आरोप है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई पिछले 15 साल में, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तभी लागू हुई। उसके पहले कोई भी योजना ऐसी बता दें जो रिपीट हुई हो, चाहे वो चावल की योजना हो, चाहे वो चरण पादुका की योजना हो, चाहे वो 50,000 स्मार्ट कार्ड की योजना हो, तो ये क्या रमन सिंह के परिवार के लिए थी क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस आज सत्ता में है और ले दे के सत्ता हथियाई है। इनका जो मैनिफेस्टो था आज वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने बोला ले दे के सत्ता हथियाई है, ले दे के सत्ता हथियाने का क्या तात्पर्य, पहले मैं ये जानना चाहूंगा। तो कि कर्ज माफी कर देंगे, तो आपको बिजली हाफ कर देंगे। गुप्ता जी, ये जनादेश है। गुप्ता जी, ये जनादेश है। मैं कह तो रहा हूँ, सत्ता हथियाई है जी, जनादेश हथियाया है। हम सम्मान करते हैं जनादेश का, पर जो मैनिफेस्टो में आपने क्या कसर रह गई थी जो आप नहीं हथिया पाए? हमारे में कसर क्या रह गई थी? हम जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे थे। निश्चित रूप से
किसान भाइयों के लिए इन्होंने जो कर्जा माफ बिजली हाफ कहा, आज 400 यूनिट में बिजली को लाके रोक दिया। 400 यूनिट तक के बिजली के बिल खाली हाफ होंगे, उसके ऊपर का पूरा पैसा लिखा था क्या मैनिफेस्टो में? किसान भाई यहाँ पर 38 लाख हैं, उसमें 16 लाख लोगों का कर्जा माफ हो रहा है, 32 लाख किसान भाइयों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। तो कर्जा माफ की परिभाषा महेंद्र जी से पूछ लेता हूँ। महेंद्र जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये लोगों ने किसानों का पंजीयन चालू किया था तो कितने लोगों का पंजीयन किया था? 16,26,000 किसानों का पंजीयन क्यों किया था? यदि 36,000 किसान छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो 16,36,000 धान का उत्पादन करते हैं महेंद्र जी। हाँ, तो आपने क्यों पंजीयन किया था? कृषक नहीं कहते। आप जो चिंता कर रहे हैं, किसान तो आपको धूल चटा चुके हैं एक बार। 38 लाख किसान है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई है, उसके बाद भी अभी तक आप लोग किसानों की बात कर रहे हैं। आप लोगों के मुंह से किसानों की बात होगा नहीं देती। चलिए एक एक करके बोलिए केदार जी, महेंद्र जी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके अपना पक्ष रखिए। आप सवाल किए, जवाब भी सुन लीजिए। जी, हम तो ये कह रहे हैं कि किसानों की बात करने का भारतीय जनता पार्टी को अब अधिकार नहीं बचता, क्योंकि किसानों ने जवाब दे दिया इनके कामकाज पर। 15 सीटों पर लाकर 15 वर्षों में लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये किसानों की बात किस मुंह से कर रहे हैं? आज किसान खुशहाल है, किसानों को सब कुछ मिल चुका है। जो उनके हक की लड़ाई थी उसके लिए किसान का पुत्र आ गया है। तो सामने चलिए केदार जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही कांग्रेस की सरकार है जिसने 60 सालों से किसान भाइयों से ब्याज वसूला है। 15%, 16 तक हमको लोगों ने पसंद किया है। महेंद्र जी सुन लीजिए, महेंद्र जी सुन लीजिए, आपने आरोप लगाए, अब सुन लीजिए, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। महेंद्र जी, केदार जी बोलिए। ये कांग्रेस की सरकार ने 60 वर्षों तक किसान भाइयों से ब्याज वसूला है। जो ऋण देते थे फसल के लिए, उस पर 18% तक ब्याज लेते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, तब धीरे धीरे किसानों को जो ऋण था उसको ब्याज मुक्त किया, ब्याज लेना बंद कर दिए। अरे ये सूदखोर सरकार जिसने किसान भाइयों को नहीं छोड़ा और आज घड़ियाली आंसू बहाती है, इसने भारतीय जनता पार्टी की नकल की है और नकल करके सत्ता में आए हैं। जी, नकल किया आपने भारतीय जनता पार्टी की। हमेशा अव्वल नहीं रहता। आरोप है बीजेपी के प्रवक्ता का। इन्होंने ब्याज खाया है कि नहीं किसान भाइयों का? चलिए महेंद्र जी, तो मैं मान जाऊं। महेंद्र जी, जी, क्या कहेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के इतिहास में कभी किसानों का कोई 1 रुपया कर्जा माफ किया है क्या? एक सिक्का भी कभी माफ किया है क्या? अरे हमने ऋण मुक्त ब्याज दिया है। आप लोग में साहस नहीं है। आप लोग केवल रोना रोते रहेंगे। किसानों के हक की लड़ाई में आप लोगों ने 2500 रुपया 2100 रुपया बोनस समर्थन मूल्य देने की बात की थी, क्यों नहीं दिया 15 वर्षों तक? यही किसान आज पूछ रहा है छत्तीसगढ़ का 300 रुपया बोनस 5 साल तक देने की बात की थी, क्यों नहीं किया? आप हमारे इतिहास की बात मत करिए। आपको जो जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है उसका हिसाब आप पहले करिए कि यह कैसा हो गया, किस तरीके से आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया 15 वर्षों में। डॉक्टर रमन सिंह को क्यों कहना पड़ा कि किसानों अब जो है 1 साल तक हम लोगों को कमीशन लेना बंद कर देना पड़ेगा? ये सवाल खड़ा हो गया। जनता देख चुकी है आप लोगों को। जनता को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में भी आप लोग तैयार रहिए इस तरह का सबक सीखने के लिए। कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 पैसे। अरे दिल्ली से 85 पैसे का हिसाब नरेंद्र मोदी से पूछिए ना कि 500 रुपये एक महीने में किसानों को दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? वो भी कब आएगा इस चुनाव में? अब तो उनका चला चली की बेला है। 8-15 दिन बचा है। 55 दिन में क्या क्या कर लेंगे वो? 5 साल तक कुछ नहीं कर पाए तो वो तो अब सोचिए मत। केदार जी क्या कहेंगे आप? उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार और राहुल गांधी की सरकार आने वाली। चलिए महेंद्र जी आप सुन लीजिए। चलिए केदार जी क्या कहेंगे आप? इसके साथ ही आपको बता दूं, राफेल मुद्दे को लेकर राहुल गांधी तो मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन सूबे के सीएम भी मुखातिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे केदार जी? अरे कैग की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाल दिया। उसके बाद ये राजनीतिक लोग, और मैं कहूंगा कि कांग्रेस क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती? क्या कैग रिपोर्ट को नहीं मानती? ये अपनी चाल चल रहे हैं खाली, और मुझे तो दुख है। चलिए अंतर प्रतिक्रिया आपके ले लेता हूँ महेंद्र जी। कोर्ट को भी नहीं मानते। महेंद्र जी राजनीतिक हथकंडेबाजी है। चलिए केदार जी कितनी जरूरत है? चलिए केदार जी, महेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। महेंद्र जी, तो कैग की रिपोर्ट में मुझे ये बता दीजिए
कि 520 करोड़ का जो राफेल है वो 1600 करोड़ रुपए में खरीदा, ये कैग की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि नहीं दर्शाया गया है? कैग से जाके रिपोर्ट को किस तरीके से कैग में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जब कैग में जाना होगा तो कैग में भी जाएंगे, गुप्ता जी चिंता मत करिए। आप लोगों को तो कैग में नहीं जेल में जाना पड़ेगा। आप लोग कैशबैक की बात मत करिए, क्योंकि अब जेल में जाने का समय आ गया है। चलिए, मैं दोनों को रोकना चाह रहा हूं और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने भाजपा पर तीखा हमला बोला, तमाम मुद्दों को लेकर बात की है और इस पर भी प्रवक्ता भी आमने सामने होते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक्शन में सीएम है, यानी कि पूरी तरह से भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने हमला बोला और झीरम घाटी के मुद्दे पर बोला कि इससे चुनाव से पहले की बात की जाए तो हम मुखातिब थे इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ के बारे में बोलते हुए आ रहे थे, तो अब क्यों नहीं करेंगे जबकि हम सत्ता में आ गए। इसके साथ ही नान घोटाले का जिक्र किया और राफेल मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या कुछ भूचाल आता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।